हेलो एवरीवन। मेसी का फुटबॉल फील्ड में जादू तो हम लोग सब लोग वर्ल्ड कप के अंदर देख ही रहे हैं एंड अर्जेंटीना हैव स्टॉर्म्ड इनटू द सेमीफाइनल्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मेसी इज एन अर्जेंटाइन नेशनल प्लेज इन अ वर्ल्ड कप विच इज बीइंग होस्टेड बाय थ्री कंट्रीज यूएस कनाडा एंड मेक्सिको। तो आखिर उनकी वर्ल्ड कप की इनकम टैक्स किस कंट्री में होगी? क्या सिर्फ अर्जेंटीना में होगी या क्या यूएस में होगी या फिर चारों कंट्रीज में होगी? और अगर चारों कंट्रीज में होगी तो आखिर ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का स्कीम कैसे वर्क करेगा ये इंश्योर करने के लिए कि मेसीज इनकम डज नॉट गेट डबली टैक्स्ड? इन सारे चीज़ों को रियल केस स्टडी के अंदर रियल नंबर्स के संग हम लोग डाइसेक्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्त। मैंने पूरे 2 दिन लगा करके अलग अलग अर्जेंटीना के डोमेस्टिक लॉ, यूएस के लॉज को और ओईसीडी मॉडल कमेंट्रीज को, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्स, डीटीडब्ल्यू सब कुछ स्टडी करके एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट निकाला है जो 80 पेजेस का रिपोर्ट है। जी हाँ, 80 पेजेस का एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। इट्स अ टेक्निकल समरी एनालाइजिंग एवरीथिंग दैट मेसी विल अर्न और उसका टैक्सेशन कैसे होगा, क्या होगा। अलग अलग अजम्पशंस एंड सिनेरियोज लिए हैं जहां जहां पर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था। और हाँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि वो रिपोर्ट आप कैसे एक्सेस करोगे, तो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि उस रिपोर्ट को आप कैसे ले सकते हो मुझसे। फिलहाल दो बातों के संग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के अंदर लगाई है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे, यानी कि मैंने कोई भी प्राइवेट डेटा यूज़ नहीं किया है। हाँ, जहाँ पर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था वहाँ पर मैंने सूटेबल अजम्पशंस प्रिजम्पशंस लिए हैं जो सब कुछ इस एनालिसिस में स्टेटेड है। और दूसरी बात, बिना लाइक किए बिना सब्सक्राइब किए देखना दोस्त मेरे को डीमोटिवेट कर देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के संग शेयर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और मैं दावे के संग बोल सकता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो स्टूडेंट है और जिसे अभी तक लगता था कि इंटरनेशनल टैक्स बहुत बोरिंग है, ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपका परसेप्शन 100% चेंज हो जाएगा। तो चलो, बिना वक्त वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल एनालिसिस को। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी एथलीट का इस टाइप के सिनेरियो में इनकम टैक्स निकाला जाता है। आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इनकम है जिसके ऊपर हमें टैक्स लगाना है? तो उसके लिए इनकम स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडली 5 टाइप्स के इनकम स्ट्रीम्स है। ऑब्वियसली, वेन एवर मेसी प्लेज अ मैच ही गेट्स पेड अ मैच फीस। ये मैच फीस कौन देता है? अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन मेसी को पे करती है। अब जैसे जैसे अर्जेंटीना एडवांस स्टेजेस में जा रही है उनको क्वालिफिकेशन बोनसेस मिलते जा रहे हैं। तो जो टीम राउंड ऑफ 16 पे नॉकआउट होती है उससे राउंड ऑफ 32 में नॉकआउट होने वाली टीम से थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जो क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट होती है उन्हें राउंड ऑफ 16 में नॉकआउट होने से थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ, फिंगर्स क्रॉस्ड, बीइंग अ मेसी फैन, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेसी वर्ल्ड कप जीतेगा, तो मैंने उनकी इनकम में वर्ल्ड कप की प्राइज मनी भी डाल के रखी है। चौथा, मेसी बीइंग अ ग्लोबल फुटबॉल आइकन, उन्हें ढेर सारे एंडोर्समेंट्स मिलते हैं। ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास, ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हार्ड रॉक कैफे। एप्पल की उनके संग एक एंडोर्समेंट की अग्रीमेंट है। तो इन सारे एंडोर्समेंट्स के पैसे का क्या होगा? एंड फाइनली, इमेज राइट्स। अगर कोई भी पर्सन, मानो आज मैं अपने बुक के अंदर अगर मेसी के फोटोज लगाना चाहता हूँ तो मुझे मेसी को एक रॉयल्टी पे करनी होगी। तो इन सारे इनकम्स की टैक्सेशन कैसे होती है, आ जाओ देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम्स आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन हमें अपनी एनालिसिस में टैक्स लॉस किस कंट्री का रेफर करना पड़ेगा? तो यहाँ पर 4 कंट्रीज है जिनका टैक्स लॉस हमें रेफर करना है। 3 तो वो कंट्रीज है जो ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, एंड चौथी वो कंट्री है जिसके मेसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अर्जेंटीना। मेसी इज एन अर्जेंटीना नेशनल। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि इन 4 कंट्रीज को ही हमें अपने स्कोप में लेकर के चलना है और इन 4 कंट्रीज के अंदर ही डोमेस्टिक लॉज, डीटीडब्ल्यूएस के इंटरेक्शंस एंड ऑल देख करके हमें कंक्लूड करना है। अब द फर्स्ट एंड द प्राइमरी क्वेश्चन, मेसी को रेसिडेंट कहाँ पे माना जाए? जो लोगों ने मुझसे क्लासेस ली है, मैंने अपने क्लासेस में भी यही बोला है कि मैं कोई भी पर्सन, कोई भी टैक्स पेयर
का जो इनकम टैक्स लेवी होता है वो उसका प्राइमरी लेवी करने का राइट होता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस के पास। सो मेसी को किस कंट्री का रेसिडेंट माना जाए? अब यहाँ पे 3 कंट्रीज आती है। मेसी वॉज बॉर्न इन अर्जेंटीना, he spent a major part of his career in Spain playing for football club Barcelona, and 2023 के मिडिल में he moved to United States to play for Inter Miami Club Football। तो अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि मेसी के एनालिसिस के लिए हमें कौन सी कंट्रीज देखनी पड़ेगी जहां हम उन्हें रेसिडेंसी के लिए टेस्ट करें। तो इन 2 कंट्रीज को जूम इन करते हैं बिकॉज स्पेन छोड़े हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है। नाउ कमिंग टू अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब अर्जेंटीना के मेसी सिटीजन है, ही इज़ अ अर्जेंटाइन नेशनल। तो नो डाउट अर्जेंटीना के केस में हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो रेजिडेंट होते हैं या नहीं होते हैं। रिमेंबर, मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है, citizenship and residency are two different concepts. You can be a citizen of one country but a resident of a different country. Now, अर्जेंटीना को मेसी ने बहुत सालों पहले छोड़ दिया था। ही स्पेंट मेजर ईयर्स इन स्पेन एंड करेंटली 2023 ऑनवर्ड्स वो यूएस में रहते हैं। इनफैक्ट उनके बच्चों के एडमिशन भी यूएस के अंदर है, उनकी वाइफ की इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स भी यूएस के अंदर है, हिज फैमिली स्टेज इन यूएस। सो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अर्जेंटीना छोड़े उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है एंड देयरफॉर उनको जो नंबर ऑफ डेज का क्राइटेरिया है अर्जेंटीना में नेशनल रहने का वो उनका मीट नहीं हो रहा है। बट देर इज अ कैच। अर्जेंटाइन लॉ ये बोलता है कि जस्ट बिकॉज आपने कंट्री छोड़ दिया है डज नॉट मीन कि आप वहां पे नॉन रेजिडेंट बन गए हो। अगर आपको वहां पर नॉन रेजिडेंट बनना है तो आपको एक फॉर्मल डी रजिस्ट्रेशन की फाइलिंग करनी पड़ती है। नाउ पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि क्या मेसी ने ये फाइलिंग की है या नहीं की है। तो फिर मैंने एक कंजर्वेटिव व्यू लिया है। क्या लिया है आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सेकेंड पार्ट, अर्जेंटीना के अगर वो मानो नॉन रेजिडेंट बन भी जाते हैं, द क्वेश्चन इज कि क्या उन्हें यूएस के लिए रेजिडेंट माना जाएगा। तो यूएस वो आए थे 2023 के मिडिल में, तो यानी कि 2023 का एक पार्ट, 2024 का फुल ईयर, 2025 का फुल ईयर एंड 2026 का जो भी पार्ट अभी तक है, इतने से वो यूएस में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लब फुटबॉल के अंदर इंटर मायामी सीएफ के लिए खेलते हैं। अब यूएस का क्या उनके पास ग्रीन कार्ड है? सो पब्लिक डोमेन टेल्स मी नो, मेसी डज नॉट होल्ड अ ग्रीन कार्ड। सो डज दैट मीन कि मेसी को टैक्स पर्पसेस के लिए यूएस का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा? नाउ हियर्स द कैच। यूएस के अंदर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स है वो तो ऑब्वियसली लीगली सिटीजन्स है और देयरफॉर उनको रेसिडेंट माना जाता है यूएस टैक्स पर्पसेस के लिए। लेकिन उसके अलावा एक और टेस्ट होता है विच इज़ नोन एज द सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है कि इस टेस्ट में ये बोला जाता है कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं भी हो लेकिन अगर आपने एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ डेज यूएस में स्पेंड कर लिया है तो आपको यूएस के लिए एक रेजिडेंट माना जाएगा। क्या क्राइटेरिया है? तो करंट ईयर के अंदर कम से कम आपको 31 डेज रहना होगा और लास्ट के 3 साल का क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज कम से कम 183 डेज होना चाहिए। अब अगर मैं एक अजम्पशन लूं कि 2024 2025 इन दोनों सालों के अंदर मेसी जो है वो कम से कम 200 ईयर्स तो रहे ही होंगे यूएस के अंदर, उनके बच्चे वहां स्कूल जाते हैं, वो वहां पे क्लब फुटबॉल खेलते हैं। सो 200 डेज इज अ बेसिक अजम्पशन दैट वी कैन टेक। एंड 2026 जो करंट ईयर है विच इज द ईयर इन कंसिडरेशन जिसके लिए हम उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, इसमें तो आराम से वो 200 से प्लस डेज ही यूएस में रहेंगे। तो अगर इस साल भी मैं 200 ले लूँ तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ये बोलता है कि करंट ईयर के डेज को पूरा लीजिए, प्रीवियस ईयर के डेज को सिर्फ 1/3 लीजिए और उसके प्रीवियस ईयर के डेज को सिर्फ 1/6 लीजिए। ये कौन बोलता है? ये यूएस का डोमेस्टिक लॉ ऑन रेसिडेंसी टॉकिंग अबाउट सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट बोलता है। अगर मैं ये करूं तो ये आ जाते हैं 300 डेज। दैट मीन्स कि मेसी 2026 के अंदर मोर देन 31 डेज प्लस पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज 183 डेज यूएस में बिताते हैं। दैट मेक्स हिम अ सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट क्वालिफायर, और ऐसे पर्सन को यूएस के अंदर बोला जाता है रेसिडेंट एलियन। यानी कि इवन दो उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है लेकिन फॉर टैक्सेशन पर्पसेस ही विल बी कंसिडर्ड रेसिडेंट एंड देयरफॉर हिज वर्ल्ड वाइड इनकम विल बी टैक्स्ड इन द यूएस। सो दैट मीन्स मेसी को कोई भी इनकम स्ट्रीम से पैसे मिले वो यूएस में तो टैक्स होगा ही।
अब अर्जेंटीना को वापस पकड़ते हैं कि क्या अजम्पशन लिया जाए कि क्या मेसी ने फॉर्मल डी रजिस्ट्रेशन फाइल कर दी है अर्जेंटीना में या नहीं की है। तो मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं कि उन्हें नॉन रेसिडेंट माना जाएगा अर्जेंटीना पर्पसेस के लिए। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि रेसिडेंसी जो है ये एक बहुत ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, इसमें सब्जेक्टिवनेस का एलिमेंट बहुत कम होना चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, इतने साल बीत चुके हैं तो ऑब्वियसली हम एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि इतने सालों से वो ऑब्वियसली अर्जेंटीना का रेसिडेंट बन के करोड़ों का टैक्स अर्जेंटीना में तो नहीं पे कर रहे होंगे। सो आई हैव टेकन द अजम्पशन दैट ही विल बी कंसिडर्ड अ नॉन रेसिडेंट इन अर्जेंटीना। लेकिन मैं आगे जाकर के जब टैक्स के नंबर्स डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि अगर उन्हें रेसिडेंट भी मान लिया जाए तो उनका टैक्स के अंदर कितना शिफ्ट आता है। अब आ जाइए। मान लो वो यूएस के भी रेसिडेंट मान लिए जाते हैं, अर्जेंटीना के भी रेसिडेंट मान लिए जाते हैं, उस केस में क्या होगा? तो उस केस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है टाई ब्रेकर रूल का कॉन्सेप्ट, विच सेज कि आप जाकर के डबल टैक्स ट्रीटी देखो और डबल टैक्स ट्रीटी के अंदर जो भी टाई ब्रेकर के हिसाब से रूल्स है उसके हिसाब से रेसिडेंस निकाल लो। बट हियर्स द ट्विस्ट, यूएस और अर्जेंटीना का कोई टाई ब्रेकर रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स दिस केस स्टडी ऑल द मोर इंटरेस्टिंग कि इस केस में इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। तो पहली बात, अगर ये दोनों ही कंट्री के रेजिडेंट निकल जाते हैं मिस्टर मेसी, तो उस केस के अंदर कोई टाई ब्रेकर रूल नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि किसे रेसिडेंस का राइट्स मिलेगा। दूसरा, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोई एमएपी प्रोसीजर नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, टू डिसाइड कि कैसे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। और तीसरा, कि अगर कोई भी ट्रीटी के हिसाब से क्रेडिट देना पड़े तो वो नहीं दिया जा सकता है। एंड देयर फॉर डबल टैक्सेशन के सिचुएशन में द टैक्स पेयर विच इन दिस केस इज फुटबॉलर मेसी, ही विल हैव टू रिलाई ऑन द यूनिलैटरल क्रेडिट रूल्स ऑफ ईच कंट्री, यूएस एंड अर्जेंटीना। लेकिन ये थियोरेटिकल डिस्कशन है क्योंकि मेरे व्यू के अंदर प्रैक्टिकली मेसी सिर्फ यूएस के ही रेसिडेंट निकलेंगे, अर्जेंटीना के रेसिडेंट नहीं निकलेंगे, इवन दो ही इज एन अर्जेंटाइन नेशनल। नाउ इनकम स्ट्रीम्स क्या क्या है? तो पहला ऑब्वियसली जो भी मैच फीस, बोनस और एंडोर्समेंट्स है, इन इनकम स्ट्रीम्स को तीन तरीके से ये मेसी रिसीव करते हैं। पहला है जो भी फीफा वर्ल्ड कप के मैच फीस है वो फीफा अर्जेंटीनियन फुटबॉल एसोसिएशन को देती है और अर्जेंटीनियन फुटबॉल एसोसिएशन फिर इसे मेसी को पास ऑन करते हैं। दैट मीन्स फीफा से डायरेक्टली नहीं आता है। इसके अलावा जो भी उनकी क्लब फुटबॉल की सैलरी है, उनके रॉयल्टी इनकम है और उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट्स है, ये मेसी को डायरेक्टली रिसीव होती है। यहाँ पर उनके अर्जेंटीनियन फुटबॉल एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। अब ये जितने भी इनकम स्ट्रीम्स हैं इसके अलावा भी कुछ कुछ इनकम स्ट्रीम्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मेसी गोल्डन बॉल या गोल्डन बूट जीत जाते हैं तो एक प्राइज मनी मिलेगा। अगर मेसी वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो जो टीम को वर्ल्ड कप बोनस मिलेगी उसमें मेसी को भी एक शेयर मिलेगा। इसके अलावा कोई डेफर्ड कॉम्पेंसेशन हो सकते हैं, कुछ एनएफटीज मिल सकते हैं मेसी को, डिपेंडिंग ऑन कि उनके एंडोर्समेंट्स किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। इन्हें टैक्स कैसे किया जाए? इन अ सिचुएशन की डबल टैक्सेशन आ जाती है और ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें रेफर करना पड़ेगा कि क्या ओईसीडी के मॉडल कमेंट्रीज क्या बोलते हैं फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड डिस्प्यूट्स के केस में क्या प्रोसीजर लिया जाए। नाउ, क्या मेसी को एम्प्लॉय माना जाएगा अर्जेंटीनियन फुटबॉल एसोसिएशन का? तो द आंसर इज नो। अगर एम्प्लॉय माना जाता तो आर्टिकल 15 लगता, लेकिन अर्जेंटीनियन फुटबॉल एसोसिएशन अपने प्लेयर्स को एम्प्लॉय नहीं मानती है बल्कि इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज के अंदर क्लासिफाई करती है। यानी कि आप बेसिक टर्म्स में समझ लो कि मेसी इज लाइक अ प्रोफेशनल फुटबॉलर जो अर्जेंटीना के लिए खेल रहे हैं, बदले में अर्जेंटीना उन्हें सैलरी नहीं दे रही है, एक फीस दे रही है। तो इस केस में क्या मेसी के हाथ में इसे बिजनेस प्रॉफिट्स मान लिया जाए? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 17 एग्जिस्ट करती है जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्संस एंड एंटरटेनर्स के लिए है, जो बोलती है कि वो बाकी सारे आर्टिकल्स को सुपरसीड कर जाएगी। सुपरसीड कर जाएगी इसका मतलब ये है कि चाहे एक फुटबॉलर को रॉयल्टी इनकम मिले, चाहे उन्हें इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज के इनकम मिले और चाहे उन्हें सैलरी इनकम मिले, वो टैक्स्ड होगी आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 17 ये बोलता है कि सोर्स कंट्री को राइट होगा, एंड सोर्स कंट्री यानी कि होस्ट कंट्री, तो इस केस में यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको जो इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं उनके पास राइट चला जाएगा मेसी के वर्ल्ड कप के विनिंग्स को टैक्स करने का। अब
तीन कंट्रीज हैं जो फीफा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो इन तीन कंट्रीज के बीच में इनकम को कैसे अपोर्शन किया जाए। मानिए कि मेसी को $1 मिलियन टोटल में मिलते हैं इस वर्ल्ड कप में खेलने के, जस्ट एग्जांपल। तो कैसे हम लोग बताएंगे कि कितना यूएस का शेयर है, कितना कनाडा का शेयर है और कितना मेक्सिको का शेयर है। तो उसके लिए इन तीनों कंट्रीज ने मिल करके कंसेंसस अचीव किया और उन्होंने बोला कि कोई भी कंट्री जितने मैचेस टोटल खेलेगी वर्सेस जितने मैचेस उनके कंट्री में खेलेगी, उस रेशियो में उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो लेट से अर्जेंटीना की टीम 4 मैच खेलती है, जस्ट एज एन एग्जांपल। 2 मैच खेलते हैं वो यूएस में, एक मैच खेलते हैं कनाडा में और एक मैच खेलते हैं वो मेक्सिको में। तो फिर 2/4 ऑफ देयर इनकम यूएस को टैक्स होगा, 1/4 कनाडा को टैक्स होगा और रिमेनिंग 1/4 मेक्सिको को टैक्स होगा। क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है ये प्राइज मनी को, पार्टिसिपेशन बोनस को और परफॉर्मेंस बोनस को कवर करता है, लेकिन ये स्पॉन्सरशिप या एंडोर्समेंट इनकम को कवर नहीं करता है और उनके लिए हमें सेपरेट ऑर्डिनरी सोर्सिंग रूल्स चेक करने पड़ेंगे। अब द बिगर क्वेश्चन इज, जो अमाउंट यूएस को अपोर्शन होगा उस अमाउंट के अंदर हमें ये समझना है कि यूएस के अंदर दो स्ट्रक्चर होता है, एक फेडरल टैक्स और एक स्टेट टैक्सेस। बिकॉज यूएस के अंदर अलग 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 छोटे छोटे स्टेट्स है और हर स्टेट अपनी टैक्सेशन अलग लेती है इंडिपेंडेंट ऑफ फेडरल टैक्स। अब प्लीज समझिएगा, एक हेफ्टी विनिंग बोनस मिलता है उस टीम को जो टीम फाइनल जीतती है। और फिंगर्स क्रॉस्ड, अज्यूमिंग कि मेसी फाइनल जीते, तो फिर वो जो हेफ्टी बोनस आएगा वो क्या सिर्फ उस स्टेट में टैक्स होगा, न्यू जर्सी में, जहां पर फाइनल हो रहा है, बिकॉज फाइनल न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाला है, या फिर यहां पर बाकी सारे स्टेट्स को भी टैक्स करने का राइट मिलेगा जहां जहां पर मेसी ने मैचेस खेले हैं। तो अगेन इस चीज के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो ऑफिशियल रूल एज ऑफ येट। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही अजम्पशंस लिए हैं। पहला प्लेस ऑफ इवेंट थ्योरी जो ये बोलता है कि नहीं, फाइनल का जो बोनस है जीतने वाली टीम को जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यू जर्सी टैक्स करेगा। और दूसरा ये बोलता है कि नहीं, जितने यूएस के स्टेट्स हैं जहां जहां पर मेसी अर्जेंटीना मैचेस खेलेगी उन स्टेट्स के अंदर नंबर ऑफ मैचेस के रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा। और दोनों ही थ्योरी के अंदर, दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टैक्सेशन चेंज होता है। अब इमेज राइट्स, ये एक बहुत क्रिटिकल एरिया है बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी मेसी के ऊपर स्पेन के अंदर जुर्माना लग चुका है। यस, मेसी हैज ऑलरेडी पेड फाइन्स ऑफ 4 मिलियन यूरोज। तो प्लीज समझिए इमेज राइट्स क्या है। जब कभी भी कोई भी मेसी का इमेज किसी भी प्रोडक्ट में यूज करता है, लेट से एडिडास अगर अपने शूज बनाता है विथ मेसीज इमेजेस या मेसी के सिग्नेचर के संग, तो उसे मेसी को एक हेफ्टी रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। अब प्लेयर्स क्या करते हैं, अक्सर शेल कंपनीज बना लेते हैं, या फिर शेल कंपनी सही वर्ड नहीं होगा, वो कोई आईपी कंपनीज बना लेते हैं और पैसे आईपी कंपनीज के पास जाते हैं। अब इस केस में समझना बहुत ज़रूरी है कि उन पैसों के ऊपर टैक्सेशन कैसे होगा। क्या हम ये बोलेंगे कि ये रॉयल्टी मेसी के नाम यूज करने की है, या फिर ये जस्ट उनके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस के लिए उनकी फीस है। यानी कि क्या हम ये बोले कि उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा डाइवर्ट कर लिया है इन दैट कंपनी, और इट इज अ सेपरेट रॉयल्टी। नाउ आर्टिकल 17 जो है, जो ये बोलता है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स की इनकम अलग टैक्स होगी, वो आर्टिकल 17 बहुत क्लियर टर्म्स में ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी एंडोर्समेंट का पैसा या कोई भी रॉयल्टीज का पैसा ऐसा है जो आपको किसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस से लिंक्ड मिलता है, तो इवन दो वो कंपनी को मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो टैक्स डायरेक्टली एथलीट के हाथ में होगा। यानी कि टैक्स अथॉरिटीज जो है वो सीधा एथलीट के हाथ में टैक्स लगा सकते हैं कंपनी को बाईपास करके। अब यहाँ पर बहुत सारे टैक्स प्रेसिडेंट्स हैं। मेसी के संग भी ऐसा पहले हो चुका है। जब मेसी स्पेन में खेला करते थे फॉर एफसी बार्सिलोना, तब एक बहुत फेमस केस हुआ था जहाँ पर मेसी ने कुछ शेल कंपनीज यूज़ किए थे। वो शेल कंपनीज कहाँ पर थे, वो शेल कंपनीज थे कुछ उरुग्वे के अंदर, कुछ आयरलैंड के अंदर, कुछ यूके के अंदर। ऐसे करके उन्होंने 3-4 कंट्रीज में अपने शेल कंपनीज बनाए थे और अपने इमेज राइट्स उन कंपनीज में लिए थे। और बाद में स्पेन के कोर्ट ने उनके और उनके फादर के ऊपर एक जुर्माना लगाया था कि आपने अननेसेसरी या फिर अनरीजनेबल पेमेंट्स उन कंपनीज को करवाए हैं जिनके ऊपर आपको आइडियली स्पेन में टैक्स भरना चाहिए था। एंड फाइनली मेसी को एक पेनल्टी स्पेन में पे करनी पड़ी। तो अब द क्वेश्चन इज कि इन सब सिनेरियोस के अंदर आइडियली क्या होता है।
तो ऐसा नहीं है कि मेसी अकेले हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर भी सेम एलिगेशंस लगे हुए हैं और उनके ऊपर तो 18 मिलियन यूरो का पे आउट करना पड़ा था उन्हें फाइन में। सिमिलरली मेसी का केस है और अगासी के केस में भी हुआ हुआ है जहां पे यूके की एचएमआरसी ने उनके ऊपर भी फाइन लगाया था। अब अगर हम ये अज्यूम करें, बिकॉज मेसी के केस में करेंटली पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो अब अगर मैं अज्यूम करूं कि मेसी ने अपनी कोई ऑफशोर कंपनी बना के रखी है, लेट से मेसी आईपी कंपनी, तो उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा? आइडियली अगर ये इनकम जनरल है तब ठीक है, उस कंट्री के टैक्स रेट्स के हिसाब से होगा। लेकिन इफ इट इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ मेसी इन द वर्ल्ड कप, देन आर्टिकल 17 विल अप्लाई और ये इनकम यूएस में टैक्स हो जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द टेल ये है कि यूएस के अंदर सब पार्ट एफ और गिल्टी बोल के लॉज है। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बस इतना बताता हूं कि अगर किसी कंपनी के जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है अगर वो यूएस में बैठे हैं, तो यूएस उस कंपनी को अपनी कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी मानती है और सीएफसी रूल्स लगा करके उस कंपनी के इनकम को यूएस में टैक्स कर सकती है। तो यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर रॉयल्टी मेसी के वर्ल्ड कप से लिंक्ड है तो भी उस केस में वो यूएस में टैक्स होंगे, और अगर रॉयल्टी वर्ल्ड कप से लिंक्ड नहीं भी है तब भी हाई चांसेस है कि मेसी खुद बीइंग द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर यूएस में बैठे हैं तो उस कंपनी के ऊपर सीएफसी रूल्स लग जाएंगे एंड देयरफॉर वो कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स है वो सब पार्ट एफ या गिल्टी के अंदर यूएस में टैक्स हो जाए। ऑब्वियसली इसके इम्प्लीकेशंस क्या है उन्हें समझेंगे आगे चल के। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिर्फ फेडरल टैक्स रेट नहीं होता है, उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स भी टैक्सेस लेते हैं। नाउ मेसी का होम स्टेट क्या है जहां पर मेसी आज यूएस में रहते हैं? दैट इज फ्लोरिडा, बिकॉज वो मायामी में रहते हैं, वो मायामी क्लब के लिए खेलते हैं, तो इट इज़ फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा के अंदर 0% है, इसीलिए मेसी के टैक्स एडवाइजर्स ने उन्हें फ्लोरिडा में अपना बेस बनाने बोला था, क्योंकि वहां पर स्टेट टैक्सेस जीरो है। लेकिन क्या मेसी सिर्फ फ्लोरिडा में खेल रहे हैं? नहीं, वो कैंसस सिटी स्टेडियम में भी खेल रहे हैं, वो डलास स्टेडियम में भी खेल रहे हैं, वो होपफुली फाइनल न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में भी खेलेंगे, वो एटलांटा स्टेडियम में भी खेल रहे हैं। तो बाकी के स्टेट्स जहां पर मेसी खेल रहे हैं वहां पर जीरो टैक्स रेट नहीं है। जॉर्जिया के अंदर इट्स अ 5% टैक्स रेट। मिसूरी जहां पे कैंसस सिटी स्टेडियम है वहां पर ग्रेजुएटेड रेट्स है यानी कि स्लैब रेट्स है, और न्यू जर्सी के अंदर जहां पे फाइनल है वहां पर भी अलग रेट्स है। तो अब इस केस में क्या स्टेट टैक्सेस अलग से मेसी को बियर करने पड़ेंगे? एंड द आंसर इज यस। स्टेट टैक्सेस को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फेडरल में कोई एग्जेम्पशन है या फेडरल के अंदर कोई डी टी डबल है एनीथिंग, नो, दैट डज नॉट मैटर। बट क्या ये बोला जा सकता है कि बिकॉज वो फ्लोरिडा में रहते हैं तो उन्हें फ्लोरिडा के अंदर जो रिमेनिंग स्टेट्स के अंदर उन्होंने टैक्स पे किए हैं उसका क्रेडिट मिल जाए? अनफॉर्चुनेटली हियर इज अ बैड न्यूज फॉर मेसी, बिकॉज फ्लोरिडा के अंदर 0% टैक्स रेट्स हैं। तो इवन दो बाकी स्टेट्स के अंदर वो टैक्स पे करेंगे स्टेट टैक्सेस, लेकिन बिकॉज यहाँ पे 0% है तो उन्हें कोई स्टेट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। नो होम state tax credit will be offered to offset against Messi's income in Florida। तो अब इस केस में न्यू जर्सी के अंदर जो फाइनल होने वाला है उसके ऊपर क्या सिर्फ न्यू जर्सी की स्टेट टैक्स लेगी या फिर ये सारे स्टेट्स मिला करके इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैचेस टैक्स लेंगे? तो मैंने यहाँ पर दोनों ही सिनेरियोस को एनालाइज किया है, लेकिन मैंने अजम्पशन प्राइमरी यही रखा है कि नहीं, सारे स्टेट्स क्यूमुलेटिवली मिला करके लेंगे, बिकॉज दैट शुड आइडियली बी द वे इट शुड हैपन। नाउ अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग असेसमेंट आ रहा है। देखो मेसी के जो अलग अलग स्ट्रीम्स थे ना उनको मैंने कुछ भी रैंडम नंबर्स दिए बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। मैंने माना है कि उनको गोल्डन बूट के अंदर $1 मिलियन मिल जाएंगे, उनको प्राइज मनी मिल जाएगी $8 मिलियन की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनके मैच फीस वगैरह लेकर के मैंने अज्यूम किया है कि मेसी की टोटल वर्ल्ड कप से इनकम होगी $32 मिलियन। ठीक है, अब इसके ऊपर उनके ऊपर लगेगा यूएस की फेडरल टैक्स रेट, और यूएस की फेडरल टैक्स रेट है अप्रॉक्सीमेटली 36.4%। इनके ऊपर ग्रेडेड रेट लग जाएगी विच कम्स टू 11.65 मिलियन। ठीक है,
अब बिकॉज मेसी, मैंने आपको बताया कि अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन उन्हें सैलरी इनकम नहीं देती है, मेसी को इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस की इनकम मानी जाती है फुटबॉल की इनकम। देयरफॉर मेसी विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड, और यूएस के अंदर एक 15.3% का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है। तो इसके ऊपर अगर 15.3% लगाया जाए तो कुछ $1 मिलियन के आसपास का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी लगता है। अब जो 4 से 5 स्टेट्स के अंदर मेसी अपने मैचेस खेल रहे हैं, जैसे एक मैच वो खेलेंगे न्यू जर्सी के अंदर, अज्यूमिंग कि वो फाइनल खेलते हैं। 2 मैच उन्होंने कैंसस सिटी स्टेडियम के अंदर खेले जो कि टेक्सास में आता है। तो ऐसे करके मैंने 32 मिलियन को नंबर ऑफ मैचेस के रेशियो में अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपोर्शन कर दिया है, और उनके ऊपर जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में दिखाया कि स्टेट टैक्सेस का क्या रेट है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके उनके स्टेट टैक्सेस निकाल दिए हैं। एंड फाइनली अर्जेंटीना के लिए, जैसा आपको याद होगा मैंने बोला था कि ही इज कंसिडर्ड अ नॉन रेसिडेंट एंड बिकॉज सोर्स ऑफ वर्ल्ड कप इनकम इज ऑल्सो नॉट अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में मैंने उनका कुछ भी नहीं दिखाया है। आपको बताऊं, ये सारी चीजें लगा करके मेसी की इफेक्टिव टैक्स रेट निकल करके आती है अ वॉपिंग 42.6%। यस, यू हर्ड दैट राइट, यानी कि फॉर एवरी $100 दैट मेसी अर्न्स, $42.6 जो है वो यूएस की गवर्नमेंट ले जाएगी, और रिमेनिंग जो बचेगा उनके हाथ में, कुछ $47.4, उतना ही मेसी के हाथ में बचेगा। बट ऑब्वियसली मेसी बीइंग मेसी, उनकी इनकम पे आउट इतनी ज़्यादा है कि उसके 47% के अंदर भी इट्स रन्स इनटू क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी। अब मान करके चलो कि हम लोग अपने अजम्पशंस को थोड़ा ट्विक कर देते हैं, 42.6% तो बेस केस सिनारियो है, लेकिन मान करके चलो कि जो फाइनल के अंदर न्यू जर्सी स्टेडियम के अंदर बोनस मिलेगा, जो मैंने अज्यूम किया है $8 मिलियन का। अगर मानो वो सिर्फ न्यू जर्सी में टैक्स होता है, बाकी स्टेट्स में टैक्स नहीं होता है, तो पता है न्यू जर्सी की हाईएस्ट टैक्स रेट है अमंग अदर स्टेट्स, एंड देयर फोर ये 42% बन जाएगा 45.6%। और मान करके चलो कि मेसी को अर्जेंटीना का भी रेसिडेंट मान लिया जाए, अनफॉर्चुनेटली उस केस में जहां वो यूएस के भी और अर्जेंटीना दोनों के रेसिडेंट हो जाए, तो फिर यही रेट बढ़ करके चला जाएगा 55%। अज्यूम किया है मैंने कि कुछ कुछ क्रेडिट्स उन्हें मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मेरे डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर है, मैंने यूट्यूब वीडियो का अननेसेसरी हैवी नहीं किया है। अब द रियल क्वेश्चन विच आर स्टिल अनआंसर्ड, और जिसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, कि क्या जो विनिंग बोनस है उसके ऊपर सच में इन्होंने कोई पोजीशन ली है, वेदर इट शुड बी टैक्स्ड ओनली इन न्यू जर्सी और इन अदर स्टेट्स। मेसी को इंस्टाग्राम के ऊपर मोर देन 500 फॉलोअर्स फॉलो करते हैं एंड ही अर्न्स अ मैसिव अमाउंट फ्रॉम हिज डिजिटल प्रेजेंस। नाउ हाउ विल दैट बी टैक्स्ड, बिकॉज इसके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है पिलर 1 का, विच इज स्टिल नॉट एप्लीकेबल। तो उस केस में मेसी की इंस्टाग्राम इनकम्स के ऊपर जो वो इतने सारे स्टेटसेस लगा रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स इंस्टाग्राम्स के ऊपर कर रहे हैं, उसका क्या होगा, बिकॉज स्टिल देर इज नो क्लैरिटी ऑन दीज पॉइंट्स। थर्ड, अगर मानो कि कोई कंपनी, लेट से एप्पल, एप्पल मेसी को कुछ एनएफटीज दे दे, या एडिडास, एडिडास मेसी को कुछ डिजिटल कलेक्टिबल्स दे दे इन द फॉर्म ऑफ अ पेमेंट फॉर द एंडोर्समेंट्स, उस केस में उनकी टैक्सेशन कैसे होगी? देर इज स्टिल नो कॉन्क्रीट लॉ ऑन दिस। एंड लास्टली, इमेज राइट्स की कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज अगर मेसी ने अपनी आईपी कंपनी स्टिल कोई ऐसे कंट्री में लगा के रखी है जहां उसे शेल कंपनी के नज़र से देखा जाएगा, देन इट कैन चेंज द एनालिसिस विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार। क्या कोई लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग एग्जिस्ट करती है? ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है। 3 से 4 जगह ऐसे हैं जहां वो लेजिटिमेटली कुछ सोच करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अर्जेंटीना में डी रजिस्ट्रेशन नहीं फाइल की है तो वो, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ये आपको मेरे रिपोर्ट में दिख जाएगा जहां पर मैंने कुछ कुछ चीज़ों को एनालाइज किया है कि हाँ ठीक है ये टैक्स प्लान किया जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए आपको मेरे रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। बट द की टेक अवे फॉर यू गाइज इज always remember, international tax is not just about one country. There are multiple countries involved, multiple income streams involved, multiple treaties जो आपको पढ़ना है, अलग अलग कंट्रीज के डोमेस्टिक टैक्स लॉस पढ़ने हैं, और आपको अपने क्लाइंट को डिपेंडिंग ऑन दैट मिनिमम से मिनिमम टैक्स
का एक्सपोजर करवाना है तो उसके लिए आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। सो विद दिस आई विल लीव यू विथ वन एंड में क्वेश्चन कि क्या आपको क्या लगता है हु विल टैक्स हाउ मच इन केस ऑफ लियोनेल मेसी इफ ही गोज ऑन टू विन दी वर्ल्ड कप। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर ज़रूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे बताना। एंड जी हाँ, आपका जो फाइनल क्वेश्चन है कि सर अगर हमें आपकी पूरी 80 पेज की टेक्निकल रिपोर्ट लेनी हो जिसके अंदर मैंने 20 डिटेल्ड चैप्टर्स बनाए हैं अलग अलग सिनेरियोज को एनालाइज करते हुए, अलग अलग नंबर्स को लेते हुए, ओईसीडी के कमेंट्री डाले हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स डाले हैं, रोनाल्डो वाला केस डाला है, डेविड बेकहम का केस डाला है, अगासी का केस डाला है, मेसी का खुद का स्पेनिश कोर्ट वाला केस डाला है, रिस्क एनालिसिस किए हैं, चारों कंट्रीज के डोमेस्टिक टैक्स लॉस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रिप्रोड्यूस किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर हमें वो कैसे मिलेगा? सब्र रखो, बताता हूँ। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेसी कमेंट करना है और अपना ईमेल आईडी दे देना है और मैं आपके ईमेल आईडी में उस रिपोर्ट को सेंड कर दूंगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।